एक लड़का छोटे से गांव का रहने वाला था। वो अपने माता पिता के साथ में एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। उसके माँ बाप खेती किसानी का कार्य किया करते और वो लड़का पढ़ने के लिए जाता था। जब भी उसे टाइम मिलता था तो वह अपने माँ बाप की मदद भी कर दिया करता था। कहते हैं कि इंसान जो भी परिस्थितियों से डट कर के सामना कर लेता है वह अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। लड़के पर बहुत परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उसकी पढ़ाई छूटने की नौबत तक आ जाती है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता और उन परिस्थितियों से डट करके सामना करता रहता है और फिर एक दिन इंटर पास कर लेता है। उसके बाद ग्रेजुएट भी कर लेता है, लेकिन फिर वो ग्रेजुएट करने के बाद में नौकरी के लिए अप्लाई करता है। कई जगह फार्म भी अप्लाई करता है, कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लड़का बड़ा दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब ये नौकरी में नहीं लग पाएगा, इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। साथियों, कभी कभी मेहनत करने के बाद भी इंसान वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जिसकी वो कल्पना करता है। अब वो परेशान होकर के घर पर रहने लगता है, खेती किसानी का काम करने लगता है। फिर उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं और जब शादी होकर के उसकी दुल्हन जब घर आती है तब उसकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आता है कि एक समय वो फिर से फार्म अप्लाई करता है और फिर उसकी नौकरी लग जाती है। जब वो सरकारी नौकर बन जाता है फिर उसी की पत्नी उसकी जिंदगी में ऐसी घटना को अंजाम देती है, ऐसी घटना घटती है कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उसकी पत्नी ने एक सरकारी नौकर के जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना को अंजाम दिया था, कौन सी घटना घटी थी जिसे देख करके लोग हैरान हो गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 ही व्यक्ति थे। एक लड़का था और 2 पत्नी थे। तो वो लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था जिसका नाम विपिन था। विपिन अपने माँ बाप के साथ रह करके अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था। विपिन के माँ बाप खेती किसानी का कार्य किया करते थे। विपिन पढ़ने के लिए जाया करता था, लेकिन गांव में अक्सर ऐसा होता है कि खेती किसानी का जो कार्य व्यक्ति करता है उसके पास कभी ना कभी हर समय पैसे की शॉर्टिंग बनी रहती है, लेकिन कभी कभी उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। तब विपिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी पढ़ाई आगे कैसे पूरी हो पाएगी। विपिन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। तब विपिन के माँ बाप कहते हैं कि आखिर विपिन इतना उदास क्यों रहता है, बात क्या है। तब वो विपिन से पूछते, बेटा तुम इतने उदास क्यों रहते हो, आखिर क्या बात है। तब विपिन कहता है कि पिताजी, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूं, आगे कुछ जॉब हासिल करूं, लेकिन घर में पैसे की इतनी तंगी है कि मुझे लगता है कि मैं ग्रेजुएट भी नहीं कर पाऊंगा। उसके पिता उसे हौसला देते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है तुम पढ़ाई करो। हम चाहे कुछ भी करें, मेहनत मजदूरी करें, चाहे किसी से कर्जा लें और खेती में जो पैदा होगा वो तो हम आपको देंगे ही, लेकिन आपकी अगर रुचि पढ़ने में है तो आप अपनी पढ़ाई को पूरे करो, हम आपके बीच में दखल नहीं देंगे, आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो। पिता की ऐसी बात सुनकर के विपिन का चेहरा खिल जाता है और फिर वो जी जान से पढ़ाई करने में जुट जाता है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता चला जाता है, कभी हंसी कभी गम, जिंदगी का ये तो सफर है। विपिन जब मन लगा करके पढ़ाई करता है तो अच्छे नंबरों से वो इंटर पास कर लेता है, फिर ग्रेजुएट कर लेता है। ग्रेजुएट होने के बाद में वो कई जगह फार्म अप्लाई करता है नौकरी के लिए, लेकिन उसकी किस्मत संग नहीं देती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मेहनत करने के बाद भी वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाता, अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाता। अब विपिन ने भी मेहनत बहुत सारी की और अच्छे नंबरों से पास भी हो गया था, लेकिन कमी कहीं ना कहीं जरूर थी जो उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। दुर्भाग्य की बात ये थी कि काफ़ी जगह फार्म अप्लाई करने के बाद, काफ़ी जगह इंटरव्यू देने के बाद भी विपिन का कहीं सिलेक्शन नहीं होता है और उसे कोई जॉब नहीं मिलती। विपिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मैं क्या करूं। फिर वो परेशान होकर के घर पर बैठ जाता है। उसके माँ बाप देखते हैं कि बेटा अब तुमने बहुत प्रयास कर लिया और तुम्हारी कहीं नौकरी नहीं लगी, तो ऐसा करो हमारे साथ खेती किसानी का काम करो और हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं, आराम से घर पर रहो और खेती करके अपनी जीविका चलाओ। फिर विपिन घर पर रहने लगता है और उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं और मालती नाम की लड़की के साथ में जब उसका विवाह हो जाता है, वो दुल्हन बन करके घर आती है। तो कहते हैं साथियों, कभी कभी इंसान घर में ऐसा आ जाता है कि उसके घर में पैर पड़ने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। कभी कभी तो मैंने ऐसी स्थिति देखी है
कि जो बिल्कुल खाली घर होते हैं, किसी इंसान के आने से उसके लक्षण इतने अच्छे होते हैं कि वो घर भर जाता है, और कोई इंसान ऐसा घर में प्रवेश करता है कि उसके घर में आने से भरे घर खाली हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब मालती के लक्षण तो इतने अच्छे थे कि वो जैसे ही घर में आई तो 3 महीने के बाद में विपिन फार्म अप्लाई करता है नौकरी के लिए, और फिर वो एक सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है। सीबीआई इंस्पेक्टर जब बनता है तो विपिन बड़ा खुश होता है, उसके माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं कि हमारा लड़का एक सीबीआई इंस्पेक्टर बन चुका है। गर्व की बात है। विपिन भी सोच रहा था, अपनी पत्नी को सब श्रेय दे रहा था कि हमने पहले तो बहुत अप्लाई किया नौकरी के लिए, नहीं लगी, लेकिन हमारी पत्नी जब हमारे घर में आई, इसके लक्षण इतने बढ़िया हैं कि इसके आते ही हमारी नौकरी लग गई। अब वो बहुत खुश हो जाता है, और सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है, वहाँ चला जाता है, और वो अपनी पत्नी को समझा करके जाता है कि तुम माँ बाप की सेवा करना, अच्छे से यहाँ पर रहना, और मुझे जब भी छुट्टी मिलेगी मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। और इधर विपिन चला जाता है, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, और उसकी पत्नी मालती घर पर रह करके अपने सास ससुर की सेवा करती है और अपने परिवार को जोड़ करके चलाती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। हर डिपार्ट ऐसा होता है जहां पर लड़का और लड़कियां दोनों भर्ती की जाती हैं। पुलिस विभाग में देख लीजिए आप, लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं। आप मिलिट्री में, आर्मी में देख लीजिए, वहां भी लड़का लड़कियां दोनों भर्ती की जाती हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें केवल लड़के ही भर्ती किए जाते हों और लड़कियां भर्ती नहीं की जाती हों। ऐसे ही सीबीआई में भी जब विपिन का सिलेक्शन हुआ था, वहां अन्य बहुत सारी लड़कियां थीं, लेकिन एक लड़की जो थी जिसका नाम निशा था, वो निशा विपिन के साथ ही रहती थी, क्योंकि विपिन जो थे वो सीबीआई इंस्पेक्टर थे और निशा उनकी मदद करती थी, वो सहयोगी बनी हुई थी। अब निशा और विपिन कोई भी केस होता था तो उसकी विवेचना करते थे और उसकी जांच पड़ताल करते थे। जहां महिलाओं का काम होता था वहां निशा को आगे बढ़ा दिया जाता था। धीरे धीरे यूं ही 1 बरस बीत जाती है और विपिन अपनी पत्नी से संपर्क साधते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, लेकिन 1 बरस के बाद में विपिन का जो प्रक्रिया थी वो बदल जाती है, और विपिन वो अपनी साथ वाली लड़की निशा, जो वो भी एक सीबीआई इंस्पेक्टर ही थी, उससे उसके नैन लड़ जाते हैं। अब विपिन ज्यादातर फोकस उस लड़की पर देने लगता है, क्योंकि वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, अच्छी तंदुरुस्त थी। अब विपिन घर की तरफ फोन करने में भी रुचि कम कर देता है, और ना तो घर की तरफ ज्यादातर ध्यान देता है कि आखिर मुझे घर भी बात करनी है। अब रात दिन वो उसी निशा के चक्कर में रहता है जो उसकी सहयोगी सीबीआई में थी। अब धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है, तब वो डिसाइड कर लेता है, निशा से कहता है कि निशा, मैं भी एक सीबीआई में हूँ और तुम भी एक सीबीआई हो, फिर हम दोनों क्यों ना एक हो जाएं और एक होकर के अपनी जिंदगी को बिताएं तो कितना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ड्यूटी कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं साथ ही साथ अपनी जिंदगी भी बिताएं। निशा भी इस बात को राजी हो जाती है। अब निशा जब राजी हो जाती है तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद में विपिन के लिए छुट्टी मिलती है, तो वो अपनी उसी पत्नी के लिए जिससे उसने मंदिर में शादी की थी निशा से, वो निशा को लेकर के घर पहुंचता है। और जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी देखती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब विपिन इस बात को पूर्ण रूप से बता देता है कि ये हमारी सहयोगी है, हमारे साथ टीम में काम करती है और ये हमारे घर आई है। तब उसकी पत्नी को शक हो जाता है, क्योंकि विपिन काफी दिन से अपनी पत्नी के लिए भाव नहीं दे रहा था, ना तो उससे समय से बात कर रहा था, ना उससे प्यार की बातें करता था। पहले बहुत प्यार की हर समय बातें होती रहती थीं। तब वो समझ जाती है और कहती है कि विपिन, कुछ तो दाल में काला है। आखिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शुरू में तुमने मुझसे इतना प्यार किया था, इतना लगाव रखा था, धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जा रहा है और तुम बिल्कुल रूखे होते जा रहे हो। ना तो तुम कोई हमसे बात करते हो, ना कोई प्यार दिखाते हो, ना कोई इंटरेस्ट तुम्हारा हमारे तरफ है। आखिर बात क्या है? वो ज्यादा जब पूछती है तो विपिन उससे झुंझलाने लगता है, क्रोध करने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। अगर तुम्हें सुनना ही है तो मैंने इससे शादी कर ली है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मालती जो थी वो बहुत ज्यादा ये बात सुन करके टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है अपने पति विपिन से। आंखों से आंसू उसके ढरकने लगते हैं, टपकने लगते हैं, और वो सोचती है कि विपिन, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्रेम करती थी, लेकिन
मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। अगर तुम्हारी खुशी इसके साथ रहने में है तो मैं हंसी खुशी तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मेरी जिंदगी कितनी भी पत्थर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। और तुम्हें अगर इसी के साथ रहना है तो ये लो अपना मंगलसूत्र ऐसे पहना दो। अब मालती कहती तो कुछ नहीं है, बस अपने गले से मंगलसूत्र उतार करके उसके हाथ पर रख देती है और फिर वहां से अपने कपड़ों को बांध करके बैग में रख करके अपने मायके चली जाती है। उधर वो अपने मायके रहने लगती है और विपिन बड़ा खुश होता है कि चलो कम से कम इससे छुटकारा तो मिला। अब मैं अपनी प्रेमिका के साथ यानी पत्नी के साथ दिल खोल करके जिंदगी को जीऊंगा। अब उसके माँ बाप भी उसे बहुत समझाते रहे, लेकिन विपिन ने अपने माँ बाप की एक भी बात नहीं मानी। इधर मालती अपने मायके चली जाती है और विपिन उसे लेकर के अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वहां जाकर के वो लोग ड्यूटी करने लगते हैं। लेकिन जो लड़की विपिन की पत्नी बनी थी, उसकी प्रेमिका थी, कुछ दिन तो विपिन के साथ रहती है, लेकिन विपिन की जो भी सैलरी आती है वो सब अपने अंडर लेती है और धीरे धीरे यूं ही विपिन ने जो भी अपनी नौकरी का पैसा मिलता था, उसे जो भी उसने बैंक बैलेंस एकत्र किया था, वो निशा सब अपने अकाउंट में डलवाती रहती थी और जो भी उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी विपिन ने, वो सब वो अपने नाम करवाती थी। जितना भी उसका कारोबार था वो सब निशा ने अपने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद में वो किसी और लड़के से प्रेम करने लगी थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला गया। कुछ ही महीने बीत पाए थे क्योंकि वो सोचने लगी एक दिन कि जिस विपिन ने अपनी इतनी संस्कारी पत्नी को घर से छोड़ दिया, घर से भगा दिया, जिसने एक शब्द मेरे जाने के बाद नहीं कहा, तो क्या ये मुझे रख सकता है? हो सकता है किसी और के चक्कर में पड़ने के बाद मुझे भी छोड़ दे। ये विचार करके वो निशा तुरंत विपिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और विपिन उससे जब खाना के लिए कहता है, पानी के लिए कहता है, तो वो झुंझला देती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी वो पहली वारी बीवी हूँ जो तुम्हारे एक इशारे पर नाचती फिरूंगी। मैं एक सरकारी जॉब में हूँ और एक मॉडल टॉप की लड़की हूँ और तुम्हारी वो गांव की गमार बीवी थी जो तुम्हारे इशारे पर नाचती थी। मैं नहीं नाचने वाली। तुम्हें रोटी की जरूरत है खुद बना करके खाओ, पानी की जरूरत है खुद जा करके पियो, जो भी करना है खुद करो। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये बात सुनकर के विपिन बड़ा उदास हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर निशा तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जो पत्नी मेरे इशारे पर नाचा करती थी, मेरे इशारे पर हर कार्य किया करती थी, मुझसे एक काम तक नहीं करवाती थी, घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। ऐसी संस्कारी पत्नी को मैंने तुम्हारे लिए घर से निकाल दिया और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, ऐसा बर्ताव कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे प्रेम नहीं करती। तुमने अपनी ऐसी संस्कारी पत्नी को छोड़ दिया, फिर तुम मुझे क्या गारंटी है कि नहीं छोड़ोगे? इसलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। तुम अपना रास्ता अलग नापो, मैं अपना रास्ता अलग नापती हूँ। यह कह करके वो विपिन को छोड़ करके चली जाती है। अब विपिन बहुत ज्यादा टूट जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि कानून भी महिलाओं के ही पक्ष में जाता है। महिला चाहे तो जिस पुरुष के साथ चाहे वहां रह सकती है और जिसे जब छोड़ना चाहे छोड़ सकती है। उस पर कोई भी कानून कोई कार्रवाई नहीं करता और पुरुष पर हर कानून लागू हो जाते हैं। इसलिए अब विपिन मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो उसकी नौकरी का सवाल था, नौकरी भी जा सकती थी। अब विपिन रोने लगता है कि आखिर मैंने ये क्या किया? मैंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मेरी इतनी संस्कारी जैसी पत्नी तो दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगी। और मैंने जब अब इसको ले जाकर के घर पर दिखाया था तो उसने एक शब्द मुझसे नहीं कहा, मुझसे बस यही कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में अगर इससे खुशियां मिलती हैं तो तुम इसे रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। और वो हंसते खेलते चली गई। जब सब कुछ बर्बाद हो गया विपिन का, तब वो एक दिन अपनी ससुराल पहुंच जाता है और जाकर के जब कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी कपड़ों को एकत्र कर रही थी और अपनी पत्नी को देख करके हाथ जोड़ने लगता है और रोने लगता है। कहने लगता है, मालती मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे तुम जैसी पत्नी तो हमें संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगी और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करके अपनी जिंदगी को नरक बना लिया। वो कहती है कि देखो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारी खुशी उसके साथ रहने में थी तो मैंने तुम्हारे बीच में कोई दखल नहीं दी, चुपचाप मैं अपने मायके चली आई। अब तुम फिर मेरे यहाँ क्यों आए हो?
अब तुम अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, हंसी खुशी रह सकते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। यह सुनकर के विपिन रोने लगता है, पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है, क्योंकि मुझ जैसा बेकार का इंसान, मुझ जैसा गिरा हुआ इंसान संसार में हो ही नहीं सकता। तुम जैसी देवी के लिए मैंने ठुकरा दिया और उस जैसी वेश्या के लिए मैंने अपनी पत्नी बना लिया और तुम्हें इतना कष्ट दिया, इतना तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी तुम सहती रही, तुमने एक बात मेरे से नहीं की। अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? अगर मैं तुम्हारे साथ जाकर के रहूँगी तो मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी, क्योंकि आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को मैं ग्रहण नहीं लगाना चाहती। मैं सोचती हूँ कि मुझ पर चाहे कितने भी परेशानी क्यों ना आ जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, बस तुम्हारी खुशी के लिए ही तो मैं छोड़ करके आई थी। मैं चाहती तो मैं उसी वक्त उसे निकाल करके भगा सकती थी और तुम्हें भी वहाँ से भगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा अधिकार भी उस घर में था। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया और तुम खुश हो तो मैं तो खुश रहूँगी ही। वो रोने लगता है, अपनी पत्नी की बात सुनकर के पैरों में गिर जाता है, बार बार गिड़गिड़ाने लगता है। तो वो कहती है कि रोने से कोई फायदा नहीं होगा, अब तुम जा सकती हो। तभी उनकी वार्तालाप सुन करके मालती के माँ बाप आ जाते हैं और उसके भैया भाभी भी आ जाते हैं। जब उसको ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं तब वो सब कहते हैं कि मालती, अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब ये पछता रहा है, इसे माफ़ कर दो, आखिर है तुम्हारा पति ही। तब वो मालती कहती है, ठीक है, अगर माँ बाप ज़्यादा कह रहे हैं तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि संसार में जो भी फ्रॉड महिलाएं हैं ये केवल इंसान की दौलत से प्यार करती, इंसान से कभी प्यार नहीं करती, और तुमने भी देख लिया इसका नज़ारा। अब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और फिर बार बार यही कहता है कि मालती, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सिवा कहीं किसी को नज़र उठा करके नहीं देखूंगा। अब मालती उसे क्षमा कर देती है और पुनः अपने पति के साथ ससुराल जाकर के हंसी खुशी से पुनः जैसे वो पहले शादी के बाद अपनी ज़िंदगी बिता रही थी उसी प्रकार से ज़िंदगी बिताने लगती है। फिर उसके बाद में विपिन अपनी पत्नी और माँ बाप को लेकर के जहाँ ड्यूटी कर रहा था वहीं लेकर के चला जाता है और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में दें। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो इंसान अपने परिवार को छोड़ करके इधर उधर दौड़ते हैं उनका आखिर में यही हासिल होता है, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों की जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आती, वो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ मिलकर के रहें, जुड़ कर के रहें और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को बिताएं। साथियों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।